गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी को सामने थोड़ा रख दिया है क्योंकि बार बार उतना सारा है। इससे पहले मैंने फंडामेंटल ड्यूटी को कहीं रखा था सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 6-7 पॉइंट को ही रखा था, पूरी को नहीं रखा था। मैंने बताया था कि पूरी इतनी लेंदी टाइप का है, पेचिंदा टाइप का है, ऐसे ईजी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है। कुछ लैंग्वेज ईजी में लिखी हुई हर कोई समझ जाए, कुछ को ऐसा वर्डिंग दिया गया कि यार ऐसा क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड देने की जरूरत था, सिंपल वे में लिख दिए होते। दिखाता हूँ क्या है, देखो अब यहाँ मेंशन किया तो मैं अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर दूँ। देखो जो फर्स्ट वन जो मेंशन है, इट्स शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक का ये जिम्मेवारी होगा, दायित्व होगा। देखो, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। देखो, abide by the constitution and respect its ideal and institution, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। कहने का मतलब राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गीत, और यहाँ जो भी इसके कह सकते भारत के जो संस्थाएं हैं उसका आप क्या करोगे, उसको रेस्पेक्ट करोगे, साथ साथ संविधान को आप मानोगे, पालन करोगे, और इसके जो आदर्श है उसको मानोगे। ये आपको करना है, संविधान को, इसके आदर्शों को, साथ यहाँ के संस्थाओं को, राष्ट्रीय झंडे को और राष्ट्रीय गीत को, इसको कहने का मतलब आदर देना, इसको मानना, संविधान को पालन करना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये है फंडामेंटल ड्यूटी। सेकंड वन है टू चेरिश एंड, देखो चेरिश एंड फॉलो, चेरी नहीं है, चेरिश, जैम एंड चेरी नहीं, cherish and follow the noble ideal which inspired the national struggle for freedom, ठीक है, which inspired our national struggle for freedom। देखो यहाँ कहने का मतलब है ऐसे नोबल्स आइडियल, मतलब नोबल आइडियल मतलब कह सकते हो कि ऐसी भावना जो है, नोबल आइडियल्स जो जिसने इंस्पायर्ड किया हमारे आज़ादी को लड़ने के लिए, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो हमारा राष्ट्रीय जो संघर्ष रहा, तो ऐसी जो भावनाओं को जो है हम में, जिसने हमें इंस्पायर किया, उसको आपको पालन करना है एंड उसको संजोग को रखना है, अपने मेमोरी में, अपने याद, अपने मनोभावना में उसको बना कर रखना है, ठीक है। तो कैसे हमने देश को आज़ादी के लिए, कैसे हमारी कंट्रीब्यूशन रहा, हमारी मतलब लोगों की, हमारे फ्रीडम फाइटर की, वो भावना हमारे अंदर से वो जानी नहीं चाहिए। ये है आपकी ड्यूटी है, इस भावना को हम संजोग कर रखें, इस भावना को पालन करें, इस आदर्श को आपको पालन करना है। ये है चेरिश। अब टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बहुत अच्छा आसान सा, कि देश की सर्वोच्चता को, एकता को, अखंडता को आपको बचाना है एंड इसको मेंटेन रखना है, समर्थन करना है या बनाए रखना है, एंड बनाए रखना है, बचा कर रखना है। ये हुआ ये। टू डिफेंड, आपका था टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो, मतलब कहने का देश की आप रक्षा करेंगे और देश की सर्विस के लिए, देश की सेवा के लिए जब भी आपको बुलाया जाए आपके, तो आप उसके लिए तैयार रहोगे, रहोगे क्या होता है, रहोगे, ठीक। ये हुआ।
नेक्स्ट देखो, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। और देखोगे टू डाइवर्सिटी इतना तक ही, इसके बारे में मैं बता दूं। आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे, मतलब हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब ऐसी भावना जो आपस में भाईचारे, सबके साथ भाईचारे की बात होती है, ठीक है, और सबके साथ तालमेल, मेल मिलाप को इसको प्रमोट करोगे, इसको प्रोत्साहन दोगे। सारे लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में भाईचारे की भावना, तालमेल की भावना, इसको प्रोत्साहन दोगे, इसको पालन करोगे, ठीक है। इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, इससे ऊपर बढ़कर हमारा जो धार्मिक जो है, धार्मिक और इसमें जो विविधता है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, या क्षेत्र का रीजन के आधार पर, या कोई सेक्शन या वर्ग के आधार पर, इससे ऊपर उठकर, भाषा, रिलीजन, ये सब से ऊपर उठकर, क्षेत्र रीजन से ऊपर उठकर ऐसी भावना को आप प्रोत्साहन करोगे, पालन करोगे। ये टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रथा जो औरत के शान के मतलब शान के खिलाफ है, उससे ऐसे प्रथा को आप बहिष्कार करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है, त्याग करोगे। यह टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो उसका आप मूल्य दोगे, उसका महत्व समझोगे एंड बचा कर रखोगे। रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, एक तो हमारा कल्चर जो है, संस्कृति जो है, एक तो सब मिलाकर है, कंपोजिट है, एक सिंगल सबका नहीं, सबका अलग अलग है, और सबका मिला जुला है। इस कंपोजिट कल्चर को, मिले हुए जुड़े संस्कृति को, इसको बचा कर रखोगे, महत्व दोगे। साथ साथ हमारी जो, ये तो हमारी धरोहर है, तो इस धरोहर को और इस संस्कृति को, इस कल्चर, सभ्यता को, संस्कार को, इसको आपको महत्व देना है और इसको बचा कर रखना है। ये टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, मतलब फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कहने का मतलब है क्या कि नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक जो वातावरण है, जिसमें आप जंगल आ जाता है, फॉरेस्ट, लेक, झील, नदी, वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जीव, जंगल के जो जीव हैं, जीवन है, ये सब चीज़ को आपको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, बचा कर रखना है, इसमें और सुधार करना है। साथ ही जो लिविंग क्रिएचर है, जो जीव है, उनके लिए आपके मन में कंपैशन, दया होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, कंपैशन, अनुकंपा, हाँ, दया कहोगे, ठीक। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये देखो ऐसा, तो क्या विकास करोगे, विकसित करोगे, डेवलप करोगे, साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है, मानववाद थिंकिंग होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी एंड जांच का और बदलाव का, ऐसा आपका सोच होना चाहिए, ऐसी सोच को विकसित करोगे आप। देखो ऐसा लिखा हुआ है, आम लोग तो समझ ही नहीं पाए क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर, क्या होता है इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और जानने की और जांच पड़ताल करने की, इंक्वायरी, रिफॉर्म, बदलाव करने की, ऐसी सोच आपको होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो कह सकते हो लोक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, लोक संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति, उसको आप बचाव करोगे और वायलेंस को त्याग करोगे, मतलब हिंसा को त्याग करोगे। तो जो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे हो गया या कोई भी बिल्डिंग हो गया, ऐसा नहीं कि वहाँ तोड़ फोड़ किए, पुलिस स्टेशन हो गए वहाँ जला दिए, और पब्लिक ऑफिसेस है वहाँ तोड़ फोड़, ये सब करना। इसके अलावा आप रेलवे लाइन हो गया, आपका टेलीफोन की लाइन उनकी बिछी हुई है, सरकारी टावर है, जो भी हो पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको आप तोड़ फोड़ नहीं करना, उसको बचा कर रखोगे। वायलेंस, हिंसा को आप छोड़ोगे। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी,
देखो, collective activity so that nation constantly rises to a higher level of endeavor and achievement. तो strive towards excellence मतलब प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे कि excellence in all sphere of individual, मतलब इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष के सभी क्षेत्र में और भी ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा आप उत्कृष्ट हो, तो इसके लिए आप चेष्टा करोगे। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब आप जो भी चेष्टा करोगे एंड इसमें आपका सबका मिलकर आपका एक्टिविटी होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, कहने का मतलब ताकि हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, हमेशा ऊंचाइयों पर लगातार बढ़े और प्रगति करे, और हम एंड हायर लेवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट मतलब ऐसा जो अचीवमेंट हो हमारा, आप कह सकते हो, या हमारा ऐसा प्रयत्न उस लेवल को हम अचीव करें, मतलब ऊंचे लेवल के हम चाहत को कह सकते हो, मनोकांक्षा को, उस चीज को हम प्राप्त करें। उसके लिए इतनी कोशिश करोगे और सब मिलकर कोशिश करोगे, और ताकि हर इंडिविजुअल का भी, इंडिविजुअल के हर क्षेत्र में, इंडिविजुअल का हर क्षेत्र मतलब इंडिविजुअल का उनका मेंटली ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ, ऐसा इसको और भी विकास हो, इस चीज के लिए आप चेष्टा करोगे, प्रयत्न करोगे। इतना 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 ऐसा है। देखो इसमें एक चीज और है जो इसमें मेंशन नहीं है कि आप अपने बच्चों का जिस वर्ड यूज है 6 से 14 ईयर तक आप उसको क्या है कि आप एजुकेशन देने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी दायित्व हो कि उनको 6 से 14 ईयर तक आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाओगे। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ, उस समय आर्टिकल 21 में ये सब मेंशन हुआ, आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट, साथ में यहाँ एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया कि हर इंडिविजुअल की जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक पढ़ाई करवाए। ये है फंडामेंटल ड्यूटी, इतना ही था फंडामेंटल ड्यूटी। तो बता दिया ना सब चीज जो है इसके बारे में, थोड़ा कुछ कुछ जान मुझ के पता नहीं, मैं खुद बोलता हूँ कैसा कॉम्प्लिकेटेड, 4-5-6 तो बिल्कुल इजी आसानी से, बाकी को बाप रे बाप कैसे कैसे वर्डिंग जोड़ा गया है, और आम आदमी पहली बार पढ़े तो पता ही नहीं चला कि कहना क्या चाहते हैं जैसे, और ऐसा क्या भाई ऐसा करके, मतलब इजी वे में कुछ जो लिखना था लिख दिए होते, लेकिन खैर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये तो थोड़ी बहुत ड्रॉबैक है। अब देखो चलो, सिंगल सिटीजनशिप हमारे कंट्री में कंसेप्ट क्या है, एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि यहाँ इंडिया में है तो ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु को हो तो वहाँ एक अलग सिटीजनशिप, कर्नाटका के लिए अलग सिटीजनशिप, बिहार के लिए अलग सिटीजनशिप, एमपी के लिए अलग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पूरे कंट्री के लिए एक ही सिटीजनशिप सबको मिलता है। पासपोर्ट जो बनेगा एक ही पासपोर्ट, दो पासपोर्ट नहीं बनते हैं। वोटर कार्ड जो आपका अगर है तो एक ही वोटर कार्ड इशू है। पहले तो कम से कम ये भी था कि 2 वोटर कार्ड वाला कंसेप्ट था, एक आदमी 2 वोटर कार्ड बन, अब है गवर्नमेंट सरकार ने ये नियम लगा रखा है कि आप अगर किसी एक स्टेट में का आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ तो आप उसी का जगह का वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, और कहीं और का स्टेट का वोटर आईडी कार्ड आप नहीं बना सकते, है ना। वैसे तो कहने का मतलब सिटीजनशिप में सिर्फ स्टेट का। क्यों? देखो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये भी फेडरल स्टेट है, जैसे इंडिया फेडरल है। फेडरलिज्म का मतलब क्या, संघीय राज्य, मतलब 2 पॉलिटी है, 2 पॉलिटी मतलब 2 राजतंत्र, राज व्यवस्था, मतलब एक सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर, दोनों अपने अपने फील्ड में कानून बनाना है, अपने अपने फील्ड में काम करना। स्टेट को कुछ अलग पावर दिया हुआ है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ भी आप कह सकते हो इसके यहाँ यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है, लेकिन वहाँ 2 सिटीजन की बात है। वहाँ स्टेट के लेवल पर अपना अलग सिटीजनशिप मिलता है और एक पूरा सेंटर के लेवल पे एक सिटीजनशिप, ड्यूल सिटीजनशिप। इंडिया में एक ही है। देखिए इंडिया जो पहले बता चुका हूँ कि एडॉप्टेड द सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया। और मैं पहले बताऊँ हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन ब्रिटेन ने खुद अपना सिंगल सिटीजनशिप को डबल सिटीजनशिप बाद में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब बहुत सारे अपने कॉलोनी को फ्रीडम दिया,
उसके जो मेंबर थे हम उसकी कंट्री के, मतलब ब्रिटेन के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में थे, अगर एक सिटीजनशिप रहता तो डिफरेंट कंट्री में भी वहाँ का भी सिटीजनशिप उनको प्रोवाइड था, तो उस नियम के अनुसार उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाते। तो ये कंसेप्ट रखा ड्यूअल सिटीजनशिप का कि इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और कॉमनवेल्थ के लोग मेंबर बन रहे थे, ये वो। मैं ये स्टोरी पहले बता चुका हूँ, हमने इससे कॉपी किया, लेकिन ये सिंगल सिटीजनशिप वाले में खुद न रखे, ये चेंज हो गए बाद में। 48-49 के आसपास का इनका स्टोरी था। और देखें फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब मैंने बताया था कौन कौन से प्रोविज़न किस किस कंट्री से लिया गया है, उसमें था विच प्रोवाइडेड फॉर फेडरल सिस्टम। हम 35 एक्ट से क्या क्या लिया, फेडरलिज्म को लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया, फिर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका इमरजेंसी प्रोविज़न, गवर्नर का प्रोविज़न, ये सब हमने इससे लिया था। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से लिया था। फेडरलिज्म का कंसेप्ट ये भी हमने 35, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ 35 इंडिया एक्ट 35 में फेडरलिज्म का डिस्कशन था, चर्चा था, लेकिन फेडरलिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट था कि कम से कम आधे से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को आना होगा, मर्ज होना होगा, लेकिन वो लोग खुद मर्ज नहीं हो पाया था, आ नहीं पाए थे, तो फेडरलिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। लेकिन वो एक्ट में मेंशन था, तो हमने उस चीज़ को ही आगे कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में मेंशन किया, तो वो चीज़ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और वहाँ भी सिटीजनशिप का मेंशन था। प्रोवाइडेड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से इंग्लैंड से लिया हमने, ब्रिटेन से। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ओनली ए सिंगल सिटीजन, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, ऑल्दो बीइंग ए फेडरल एंड हैविंग ड्यूल पॉलिटी। ड्यूल पॉलिटी बता दिया, सेंटर स्टेट वाली। तो ये भी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले से आ चुका है 2021 में। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या हो गया चलो जी, कहाँ हो? अब आ जाओ फुल स्क्रीन। मैं अभी ये बता दिया सिंगल सिटीजनशिप, आप चलते हैं इस पे। देखो वाइल इन यूएसए ऑस्ट्रेलिया जो उतना देर बोला वो चीज़ है, मैं इसमें बोलूँगा नहीं। ड्यूल सेट ऑफ ये जो चीज़ मेंशन है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो वहाँ दो अगर सिटीजनशिप का है तो स्टेट का एक मान लिया कि कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप मिला हुआ है, पेंसिल्वेनिया का सिटीजनशिप मिला हुआ है और यूएसए का। तो अगर उस स्टेट का सिटीजनशिप मिला हुआ तो उस स्टेट का सिटीजनशिप के आधार पर वो कुछ राइट जो होगा सिर्फ उस स्टेट के लोगों को ही मिलेगा, यानी उस स्टेट का जो सिटीजनशिप है उनको ही सिर्फ राइट मिलेगा, किसी और वाले को नहीं मिलेगा। तो उस आधार पर जो उनका पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है उनका उस स्टेट लेवल पर। सेंटर के लेवल पर सेंटर प्रोवाइड करेगी और स्टेट के लेवल पर कुछ अपने ही जन को, अपने ही सब्जेक्ट को, अपने ही सिटीजन को वो स्टेट प्रोवाइड करेगा वहाँ का, वो यहाँ मेंशन है। अब देखो इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर जगह बुक में मेंशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा हैज इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो उसके बाद वो तो चला गया, उसके बाद जो कंट्री जो रहा और उसमें जो सिटीजनशिप का जो सिंगल सिटीजनशिप कनाडा में है। फिर बाद में कनाडा का जो मेन बहुत सारे जो सिटीजनशिप, जैसे हमने बाद में भी बहुत सारे चेंजेस किए सिटीजनशिप में, तो बहुत सारे एक्ट में या सिटीजनशिप का जो जो प्रोविजन हमने उस किसको बाद में फॉलो किया, कनाडा को। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक डेट ऑफ कनाडा हैज इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड इन्फॉर्म राइट एंड प्रिविलेज, मतलब एक समान अधिकार और विशेषाधिकार, प्रिविलेज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया फॉर फॉलोइंग रीजन। इस कारण से मिला है सारे सिटीजन को एक राइट। कुछ एक्सेप्शन हैं वो छोड़कर बाकी सबको देखोगे सबको राइट मिला हुआ है। तो क्यों मिला हुआ है सबको एक ही राइट मिला हुआ है, एक ही सिटीजनशिप क्यों मिला हुआ है? तो इसका रीजन क्या है देखो। इट प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी
एंड यूनिटी अमॉन्ग द देम एंड टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन। इसलिए कि लोगों के बीच में एक भाईचारे की भावना हो, सबको एक ही आधार का, हम लोग एक ही हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग भाई जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, ठीक है। एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अमॉन्ग देम, आपस में एक एकता की भावना हो, ठीक है, कि वो भी सिटीजन है, सिटीजन के मामले है यहाँ का, उसको भी वही राइट है, अमीर हो या गरीब, सबको एक ही अधिकार मिला हुआ है, हमें भी वो अधिकार मिला। तो हमें किसी से बैर नहीं होगी, किसी से जिलस नहीं होगी, जेलस नहीं होगी, और हम सब मिलकर रहेंगे, यूनिटी रहेगी, हमें एकता रहेगी। एंड टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन, ऐसा देश हम बनाएंगे जो इंटीग्रेटेड हो, जुड़ा हुआ हो, सब मिला हुआ हो, कहने का मतलब। तो इसलिए ये भावना सिंगल सिटीजनशिप को रखा हुआ है। अगर स्टेट लेवल पर अलग सिटीजनशिप मिलेगा तो किसी को लगेगा भाई वो स्टेट का उसको सिटीजनशिप है, उसको तो अधिक का उस स्टेट में जॉब का राइट है, सेटल होने का राइट है, उनके उस स्टेट में ज़्यादा प्रिविलेज फैसिलिटी मिल रही है, यार हमें तो नहीं मिल रहा है। तो एक दूसरे से ही नफरत, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, जेलस मतलब फीलिंग होगी, बैड आएगा, एक दूसरे से उतना लगाव, क्लोजनेस नहीं रहेगा। वो अपने अपने स्टेट में सीमित है, वो अपने स्टेट में मजे में है, वो अपने में है, एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, लिंक, आना जाना भी नहीं रहेगा उतना। इस कारण कि नहीं भाई, सब में एक फीलिंग हो, पूरे को अपना ही समझे, एक पूरा कंट्री को होल अपना समझे, सेपरेशन पढ़ाई वाली भावना ना हो, तो इसलिए जोड़ा गया। फिर भी तो वो तो है, तो उसके बाद क्या ऐसा है, कोशिश किया गया है, लेकिन ये स्टेट वो स्टेट, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट चलते रहता है, एक ही स्टेट में कॉमन दंगे, ये वो क्या नहीं, छोड़ो, उसमें हमें जाने की बात नहीं है। तो इस पर्पस से रखा गया था। इसके अलावा और पर्पस, अब देखो ये पासपोर्ट का फोटो मैंने डाल दिया है, फ्रंट पेज जो होता है ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट, और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट का पासपोर्ट, उनका लोगो ये होता है। हमारा लोगो क्या है, 3 लाइन्स अशोका पिलर वाली, सत्यमेव जयते, देखना पहला पिक्चर दिखाया था तो वो था सत्यमेव जयते, और अशोका पिलर वाली जो 3 लाइन्स है, और आगे फ्रंट पे इनका देखो ऑस्ट्रेलिया वाला का क्या है, कंगारू है, आई थिंक दिस इज या तो ऑस्ट्रिच है या तो बड़े बड़े पैर है, ये स्वाइन हंस तो नहीं हो सकता, ऑस्ट्रिच हो सकता है। और ये है आपका यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट का, उनका अपना लोगो है। इसमें मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं, ये तो मैंने ऐसे बस सिंबॉलिक रूप से पिक्चर रख दिया है। ये है कनाडा का, उनका आगे का फ्रंट चार्ट। कनाडा में मैंने देखा कि पासपोर्ट में कहीं स्पेलिंग ये पासीपोर्ट लिखते हैं, कहीं पासपोर्ट लिखते हैं। वो तो कुछ इमेज इसकी मिली जिसमें वो नॉर्मल पासपोर्ट लिखा हुआ है, बहुत सारे में ये स्पेलिंग लिखा हुआ है कनाडा में। फ्रेंच का तो स्पेलिंग देखोगे तो उनका अलग थोड़ा स्पेलिंग होता है, उनकी लैंग्वेज में इंग्लिश भी रहेगी, थोड़ा स्पेलिंग अजीब सा रहता है। फ्रेंच मुझे भी नहीं मालूम तो अब है, देखिए एक क्वेश्चन देख लें। ड्यूल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ, ड्यूल सिटीजनशिप किसका फीचर है, यूनाइटरी गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, या फेडरल गवर्नमेंट का। अब देखो यूनाइटरी एंड फेडरल, ये दोनों में लिंक है। फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनाइटरी मतलब पूरा कंट्रोल, मेन पावर किसके पास हो, सेंटर के पास हो। ऐसे यूनाइटरी फीचर ज़्यादा किसके पास, इसका कनाडा का स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को ज़्यादा पावर है, प्रोविंस को उतना पावर नहीं, तो वो है यूनाइटरी गवर्नमेंट। फेडरलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल को स्टेट के। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म में मैंने बताया इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा के ही मेंबर, जिनकी क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट का क्या मतलब है, मैं बोलकर पहले बता चुका हूँ, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा होगी, मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी। उसके अलावा वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उनका एक लीडर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, एक प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना है। सेंटर के लेवल पर पार्लियामेंट, लोकसभा, स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल होगी, ये होता है। गवर्नर होगा, ये सब पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेंबर है, पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं,
उसके ही मेंबर हैं, मतलब इन एमपीओ में से कुछ एमपी बने हैं, सरकार बनाए, और उनमें से सरकार बनाए जो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल लिया, और इनको चाहे तो पार्लियामेंट हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है बाद में पढ़ोगे, प्रेसिडेंट को एड्रेस को सेशन करते हैं पहली बार, तो मोशन ऑफ थैंक्स मतलब सरकार ने इतने एक साल में क्या क्या काम किया और उपलब्धियों को जताते हैं, और उस पर वोटिंग होती है, तो सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। अगर वो भी मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो भी गवर्नमेंट माना जाता है कि यानी इनके ही एमपी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सरकार चली जाती है। वहाँ सरकार क्वेश्चन पूछा जाता है सरकार से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जिसको एग्जीक्यूटिव बोल रहे हो, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ये सब प्रोविजन है। यह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया वाली एग्जाम्पल, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में क्यों? क्योंकि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वहाँ के लोकसभा जो है, मतलब कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कहो, लोकसभा या पार्लियामेंट कहो, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा बोलते हैं, उसके वो मेंबर नहीं होते हैं, ठीक। उनके मंत्री होते हैं, वो भी वहाँ के मेंबर नहीं होते, इनका मंत्री अलग होती है, अपना हिसाब से चुनते हैं, ठीक है। तो इनको हटाया नहीं जा सकता है सिंपल तरीके से, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाना उनका अलग है, इतना जानो। प्रेसिडेंट का मंत्रिमंडल उस वहाँ के असेंबली, वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो उनके यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब ड्यूल सिटीजनशिप एग्जाम्पल सिंपल वे में कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में है। तो अब बताओ ड्यूल सिटीजनशिप किसका फीचर है? यूनाइटेड गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का। ज़्यादा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई कहाँ प्रेसिडेंशियल वाला सिस्टम है, तो ये है यूएसए में, यूएसए में ड्यूल गवर्नमेंट है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये तो हो गया। क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है? ऑस्ट्रेलिया को देखते हो ना कि ऑस्ट्रेलिया के विजिट जो इंडिया में करते हैं, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट होते हैं क्या? पीएम होते हैं, है ना। यानी वहाँ के एग्जीक्यूटिव जो हेड है पीएम है, वहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। और यहाँ कहाँ प्रेसिडेंट है? यहाँ यूएसए में, ठीक है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल, वहाँ पार्लियामेंट्री। लेकिन मेन आंसर क्या होगा इसका? आपका आंसर हो गया ड्यूल सिटीजनशिप का। कहने का मतलब क्या हुआ? सेंटर को पावर दी गई है कि अपना एक सिटीजनशिप दिया, स्टेट को ही दिया गया पावर सिटीजनशिप देने का, दिया गया ना। यानी उनको भी पावर, इनको भी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उनको भी पावर, इनको भी पावर दिया गया। तो ये फेडरलिज्म को प्रमोट किया ना, फेडरल संघीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कुछ उनको भी पावर, कुछ उनको भी पावर। तो ये ऊपर से मैं बता दिया, इससे पहले जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के जो चर्चा हुआ, तो फेडरल गवर्नमेंट, देखें एक वर्डिंग मैंने इस्तेमाल किया यहाँ, कहाँ आ जाओ, each person in being the one country and a state enjoy dual set of citizen and civil political right. Rest of India like that of Canada introduced for similar and people of India for the शायद छोड़ो, मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ सेपरेट सिटीजनशिप फॉलो बीइंग ए सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नॉट इन इंडिया इंट्रोड्यूस है। तो यहाँ तक मैंने अभी मेंशन नहीं किया था, तो खैर उससे मतलब नहीं है। तो ड्यूल जो आपका जो परफेक्ट आंसर इसमें आपका क्या आएगा कि यह है फेडरल गवर्नमेंट का। ड्यूल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो सटीक आंसर आपका बेस्ट आंसर होगा ये आपका फेडरल गवर्नमेंट होगा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या यूनाइटेड गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक। तो दिखने में ईजी है लेकिन सब लोग ज़्यादा मानेंगे प्रेसिडेंशियल। तो अगर यूएसए सोच के प्रेसिडेंशियल मारा तो व्हाट अबाउट द ऑस्ट्रेलिया? तो फेडरल गवर्नमेंट होगा आपका। तो ये प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री में नहीं जाना है, ये फेडरल में। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एक तरह से, ये दोनों रिलेटेड हैं, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, यहाँ फेडरल एंड यूनाइटरी है। तो बेस्ट आपका आंसर होगा फेडरल। अब देखें यहाँ जो मैंने बताया था कि ये सिंगल सिटीजनशिप क्यों रखा गया है, तो पहला पॉइंट बताया ब्रदरहुड, भाईचारे, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसकी बात मेंशन की। अब उसमें सेकंड पॉइंट आता है क्या, ये क्यों सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है इंडिया में और क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है। देखें सेकंड में आता है इट अलाउज फॉर यूनिफॉर्म एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप है, इसको इसलिए किया गया कि ताकि एक नागरिकता होने के कारण सबको एक ही समान एजुकेशनल मतलब शिक्षा का जो है
पॉलिसी जो बनेगी उसका बेनिफिट हो, एंड कल्चरल पॉलिसी अलाउ फॉर इन्फॉर्म एजुकेशन एंड कल्चर फॉर पूरे कंट्री में एक ही है जो एजुकेशनल पॉलिसी बनेगी और एक ही कल्चरल पॉलिसी मतलब सांस्कृतिक लेवल पर जो पॉलिसी हो पूरे कंट्री में थ्रू आउट एक ही हो, ये है। इससे ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूँ। एंड थर्ड वन है इट प्रोवाइड्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एफिशिएंट मतलब सूचित तरह आप कह सकते हो कि एफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि आप एफिशिएंट को हिंदी में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, कुशल तरीके से आप कह सकते हो, सब कुशल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और अच्छे तरीके से कहने का मतलब एक काम कर सके, खासकर किससे रिलेटेड मैटर में जो नेशनल इंपॉर्टेंस की मैटर हो, जो आप कह सकते हो राष्ट्रीय महत्व का जो बात हो, जिसमें एक सिटीजनशिप रहेगा, सबको एक फीलिंग रहेगी, एक भाईचारे की फीलिंग रहेगी, यूनिटी की फीलिंग रहेगी, ताकि जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो मैटर है उसमें सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते। अब देखो कैसा मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का आता है मैटर, जैसे ऐसा मैटर जो इस डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडिया को बचाव करना, ठीक है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। एक ही सिटीजनशिप रहेगा, सब लोग वही फीलिंग रहेगी, डिफेंस में जाएंगे, एयरफोर्स में, नेवी में, एक ही भाईचारे के साथ उसी फीलिंग के साथ देश को ज़्यादा अच्छे तरीके से रक्षा करेंगे। वहाँ ये फीलिंग नहीं कि मैं यहाँ का इस कैडर का हूँ, उस स्टेट का हूँ, वो चीज़ भावना वहाँ नहीं रहेगी। ये हुआ नेशनल इंपॉर्टेंस। उसके अलावा नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें जो कहा गया है कि सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो मैटर है कहीं ना कहीं नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर है, उसको रखा गया है सेंट्रल लिस्ट में। ऐसे मैं बता रहा हूँ यूनियन लिस्ट में, जैसे ऐसे बता सकते हो, भले आपने मेमोराइज किया नहीं कि यूनियन लिस्ट में ये सब्जेक्ट आता है कि नहीं। ऐसे सेंटर का किस पर कंट्रोल है, बैंकिंग, फाइनेंस, रेलवे, आप देख सकते हो टेलीकॉम, फिर आप करेंसी, आरबीआई, ईडी, सीबीआई, जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब, फिर आप बोल सकते हो माइनिंग, फिर इंटरस्टेट, रिवर वैली, बहुत सारे जो मतलब सेंटर से रिलेटेड कह सकते हो क्या नेशनल इंपॉर्टेंस जो मैटर है वो सेंटर का है। तो यहाँ ये कहने का मैटर आया। फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर जो कहो, कम्युनिकेशन, तो ये सब सेंटर का है और ऐसा मैटर पर नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर है। बाकी सिटीजनशिप के बारे में जो लॉ बनाना वो भी इसका ही काम है, सेंटर का ही काम है। इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। रेलवे जो भी कहो, बहुत सारे जो सेंटर के सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में आते हैं, वो कहने कहीं नेशनल इंपॉर्टेंस से, नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं, मतलब राष्ट्रीय महत्व की बातें हैं। ये हुआ इतना। अब देखो, विथ फ्यू एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन एंजॉय सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच दे आर बोर्न। कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन के साथ सबको एक ही पॉलिटिकल सिविल राइट है, किसी भी स्टेट में जन्मे हो। अब एग्जाम्पल में देखो, अब यहाँ आया हूँ तो देख लो अंडर आर्टिकल 16। अब देखो यहाँ मैंने आर्टिकल 16 एंड क्लॉज 3, ये आपको जरूरी नहीं है याद करने की, आगे मैं चर्चा करूँगा 16.3, 16.4, 16.5, 15.3, 15.4, ऐसे ऐसे चर्चा होगा, उतना दिमाग खटाने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो आर्टिकल 16, इतना ही। आर्टिकल 16 में मेंशन क्या है, आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, है ना, कि मैंने बताया प्रोविजन डिस्क्रिमिनेट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब 16 में मेंशन है, सब क्लॉज 3 में, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए पार्लियामेंट, देखो विथ फ्यू एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन एंजॉय पॉलिटिकल एंड सिविल राइट विच आर इरिस्पेक्टिव। कुछ एक्सेप्शन क्या है इसमें देख रहे हैं साथ में, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, पार्लियामेंट मेंशन कर सकता है, दिखा सकती है, कह सकते मैं आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस एज, मतलब आपका रेसिडेंस का कहना आवास, आवास एक कंडीशन हो सकता है, शर्त हो सकती है फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी,
कहीं स्टेट में, लोकल अथॉरिटी में, उसके लिए रेसिडेंस एक क्राइटेरिया हो सकता है कि यहाँ का रेसिडेंस आवासीय हो तो भी आप कर जा सकते हैं। पार्लियामेंट ऐसा बना सकती है। ठीक, क्यों बनाएगी मैं आगे बताऊँगा। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ऐसे तो सबको है कि कहीं भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, कोई भी ऑफिस ले सकता है, लेकिन कुछ पार्लियामेंट को पावर है ऐसा एक्सेप्शन बना सकती है। इसलिए पार्लियामेंट है ने पहले एक लॉ बनाया था, इनेक्टेड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, 1957 में एक्ट बनाया था। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सार्वजनिक रोजगार या लोक रोजगार रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस। हिंदी में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बोला था कि कुछ स्टेट के लिए जॉब में सिर्फ वहीं के लोग रहेंगे, वही उनको जॉब दिया जा सकता है, वो नौकरी दी जा सकती है, वो भी पार्टिकुलर गैस्टेड पोस्ट नहीं, नॉन गैस्टेड पोस्ट। तो गैर राज्य पत्रित बोला जाता है नॉन गैस्टेड। देखो, गैस्टेड ऑफिसर कहलाते हैं ग्रुप ए ऑफिसर, नॉन गैस्टेड ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप ए सब कहलाते हैं नॉन गैस्टेड ऑफिसर, इतना जानो। ठीक है, ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर, डिफरेंस सैलरी का डिफरेंस है, उनका पे स्केल का डिफरेंस है, उसके अलावा अदर पे एडवांटेज, पावर, पोजीशन, उसका डिफरेंस है, गैस्टेड एंड नॉन गैस्टेड। आप जिस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो ये गैस्टेड पोस्ट के लिए पढ़ो, ग्रुप ए ऑफिसर, गैस्टेड ऑफिसर। तो नॉन गैस्टेड पोस्ट में उनको कुछ को दी गई है, और ये प्रोविजन 1974 में ख़त्म हो गया, और कुछ 4 स्टेट को दिया गया था, वहाँ अभी मैं दिखा दूंगा। और उसके अलावा फिर वो प्रोविज़न सिर्फ 2 स्टेट के लिए अभी है जिसमें रेजिडेंस, ये आंध्रा एंड तेलंगाना। इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न मैंने बताया था 371 ए में एक 371 डी एंड 371 ई। डी दोनों के लिए है, ई सिर्फ आंध्रा के लिए है, जिसमें क्या प्रोविज़न है, जिसमें ई के जरिए क्या प्रोविज़न दिया गया था आंध्रा को, ई के लिए दिया गया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उनके लिए वो अलग प्रोविज़न दी गई है आंध्रा के लिए। ई है, 371 डी है, दोनों के लिए है, जिसमें है वहाँ के रोज कुछ सिविल कैडर में, ठीक है, सिर्फ वहीं के लोग को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और स्टेट एक नया कैडर चाहे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बना सकती है। उनके बाद विवाद के लिए कोई मैटर आती है, उसके लिए एक ट्राइब्यूनल होगी। ट्राइब्यूनल के डिसीजन से किसी को अपील करना है तो वो हाई कोर्ट में न जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ट्राइब्यूनल को कंट्रोल करने का जो अथॉरिटी वहाँ के हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट को होगा। तो लोकल लोगों को उस कैडर में सिविल रिप्रेजेंटेटिव मिले, उसके लिए प्रोविज़न 371 डी में है, ये है। अब देखें, ये 1957 में आंध्रा को तो दिया गया था, उसके अलावा 3 ये आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, जिनके लिए स्पेशल प्रोविज़न ये दी गई थी। तो यहाँ मैंने आगे मेंशन भी किया होगा, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वो अब ख़त्म हो चुकी है। उस समय दिया गया था अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, उनके लिए भी साथ में दिया गया था, आंध्रा को, उनको अब हटा दिया गया, अब सिर्फ बचा इनका। ठीक, हालांकि ये तो है, ये एक्ट के जरिए एक रिपील ख़त्म हो गया 71 में, स्पेशल प्रोविज़न इसके लिए है। उसके अलावा मैं बताया ना कि नॉर्थ ईस्ट के किन किन स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न अवेलेबल है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, और उस स्पेशल प्रोविज़न में क्या क्या मेंशन है वो ऑलरेडी मैं वर्बली में बता चुका हूँ। ठीक, तो उसमें है पार्टिकुलर स्पेशल प्रोविज़न में पार्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक है, उस स्टेट में भी होल स्टेट के लिए नहीं है, कुछ पार्टिकुलर रीजन के लिए है। वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की बात वहाँ कही गई है, पार्टिकुलर रीजन के लिए है। ठीक है, और यहाँ ये पार्टिकुलर आंध्रा में फुल रीजन के लिए हो गया, पार्टिकुलर लोकेशन के लिए, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। लेकिन वो सारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए जो दिया गया है ना, वो उस स्टेट में भी पार्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, जॉब का या रेसिडेंस का व्हाटएवर है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। अब देखो फिर है स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। मतलब अभी है ना यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट SC ST के लिए, OBC के लिए जॉब में अपॉर्चुनिटी दी गई है,
रिजर्वेशन दी गई है 7%, 15%, 7.5%, 15%, 27%, वो है आर्टिकल 16 एंड 4, 16 एंड क्लॉज 4, बस 16 जानो, क्लॉज भूल जाओगे सब। एंड SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन दी गई है उसके लिए 4 के अलावा सब क्लॉज ए है, 16 4A ऐसे 16 ना जानना है। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो अभी रिसेंटली जो जोड़ा गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है मैं बता चुका हूँ, बताओ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो अभी क्या है, कितना 10% रिजर्वेशन है, तो वो है आर्टिकल 16 में उसका मेंशन है, 16 जो आपका हो गया 6। एंड ओवरऑल जो हो गया हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 16 में ही सब चीज़ ये सब करने का मतलब प्रोवाइड है। देखो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लैंड बाउंड्री सेटलमेंट जो बांग्लादेश के साथ, 101 GST, 102 बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 103 क्या वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, 104 क्या था 104 आपको SC/ST को जो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन दिया गया असेंबली में या लोकसभा में और या कहो आप स्टेट असेंबली में, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 10 ईयर के लिए। 105 में आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सेंट्रल लिस्ट बनाए, सेंट्रल लिस्ट उसका अलग बनाया, स्टेट को भी दिया गया कि अपना लिस्ट बनाए, वो है। 106 जो अभी रिसेंटली फीमेल को 1/3 रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो रिजर्वेशन दी गई कि पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो होंगे वो फीमेल कैंडिडेट होंगे, वोमेन होंगे, वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इतना तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इतना तो लगातार 100 से 106 तक जो रिसेंट कोई नया भी आता है तो लफ्जों पर होना चाहिए। अब देखो ये हो गया, तो ए पार्ट हो गया कुछ एक्सेप्शन। अब बी में कुछ एक्सेप्शन क्या है, तो देखो आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट। 16 में नौकरी की बात है, यहाँ सिर्फ बात है कि इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं नौकरी ना देके यहाँ क्या होगा, कोई सर्विस में, एजुकेशन में और कोई स्कीम में यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये होगा यहाँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। देखो विथ फ्यू एक्सेप्शन, प्लेस ऑफ बर्थ तो कह दिया है, तो अब देखो लेकिन कहा गया कि नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। कितने सोचेंगे यार प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ का जन्म है वहीं का तो रेसिडेंस हो गया ना, तो ये क्या लिख दिया, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे पर रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अब देखो कोई लड़का जन्मा है बिहार में, लेकिन वो आवासीय जो होता है ना, डोमिसाइल कहते हैं, वो बनाए हुए झारखंड का भी पहले होता था, झारखंड का भी बनाए हुए, बिहार का भी बना हुआ है, जन्मा बिहार में है लेकिन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ का है, चलो एक पल बिहार का नहीं लेकिन झारखंड का भी रेसिडेंशियल बना हुआ है, दिल्ली का भी। कैसे होता है कि आप कहीं से अगर 10th 12th किए या 8th क्लास से 12th तक बना किए तो वहाँ का आपको रेसिडेंशियल भी मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ का आपका रेसिडेंशियल मिल गया तो वहाँ के आप जो मेडिकल एग्जामिनेशन देते हो, स्टेट मेडिकल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज, उसमें आप जो एलिजिबल हो गए वहाँ का कैंडिडेट बनने के लिए। जैसे पहले क्या था, क्या अभी है या नहीं पता नहीं, कि मेडिकल में क्या होती थी ना कि दिल्ली स्टेट मेडिकल में, दिल्ली का अपना स्टेट मेडिकल एग्जाम होता था, बिहार का, यूपी का, तमिलनाडु का। तो बच्चे क्या करते थे या कोई फैमिली जो है दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या करते थे, बच्चे को 10th 11th 12th यहाँ दिल्ली से करवाया, उस कारण से यहाँ का उसको एक तरह से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिल गया, या आप कह सकते हो वो दिखा सकते यहाँ से हमने 11th 12th किया तो यहाँ के हैं दिल्ली के, और यहाँ का मेडिकल सर्विस कमीशन मतलब यहाँ का जो स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उस सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे मान ली यहाँ एक तरह से मान लो दिल्ली में 500 MBBS की सीट है, 500 में से 75 सीटें जाएगी ऑल इंडिया कोटा से, AIPMT से जाएगी, अभी नीट है AIPMT को दिया जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग सीटें यहाँ के ही बच्चों को दिया जाएगा। आपने 11 12 यहाँ से किया तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से रेसिडेंस मिल गया और उस सीट के लिए आप भर सकते हो
और वहाँ आपको मांगा जाएगा डोमिसाइल, तो आप ये लगा सकते हो कि हाँ यहीं का डोमिसाइल है मेरा, वो हो गया रेसिडेंस। लेकिन जन्म कहाँ हुआ है, बर्थ कहीं और है। समझ में आ गया? तो प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ और रेसिडेंस में थोड़ा डिफरेंस हो गया। ये नहीं कि प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ का वहाँ का उसको रेसिडेंस हो ही हो, नहीं। तो फ्यू एक्सेप्शन क्या है, देखो रिलीजन धर्म जानते हो, रेस का मतलब होता है, और कास्ट जाति जानते हो, सेक्स का मतलब लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ जानते हो कहाँ से जन्मा, और रेस का मतलब होता है मूल उसका वंश क्या है, मतलब वंशज कहाँ है। रेस क्या है, रेस कहने का मतलब देखो इथनिसिटी और रेस थोड़ा डिफरेंस है। इथनिक मतलब सेम इथनिसिटी के हैं, मतलब उनका एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर, एक ही कस्टम सेम है, तो सेम इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। रेस हुआ कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब कि मूल उनका कह सकते हो वंश। रेस मतलब कोई जापानी रेस है, कोई मंगोलियन रेस है, कोई चाइनीज रेस है, कोई फ्रेंच रेस है, वो हुआ रेस हुआ। इंडियन रेस है, द्रविडियन हो गया, मतलब आर्यन जो हमारा रेस हो गया, कोई किसी का रेस है जो मंगोलियन हो गया, इस सेंस में वो कहलाता है रेस। इथनिसिटी मतलब कोई पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग एक ही उत्तराखंड में, उनका इथनिसिटी एक ही लैंग्वेज है, उनका कस्टम है, उनका इथनिसिटी अलग है। ग्राउंड पर जमीन पर रहने वाले यहाँ का एक राजपूत कास्ट है, इनका लैंग्वेज अलग है, उनका पहाड़ी भाषा है, इनका रीति रिवाज अलग है। तो ये इथनिसिटी, ये अलग इथनिसिटी, अलग इथनिसिटी, इथनिसिटी कहलाया। रेस और ऊपर लेवल का चीज हो गया, वो हुआ रेस। ठीक। और देखिए मीन्स स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट और गिव टू इट्स रेसिडेंट। एग्जाम्पल, रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कहा सकता है ना, क्या नॉट ऑन रेसिडेंस, रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। जैसे कंसेशन इन फी फॉर एजुकेशन टू इट्स रेसिडेंट, कहीं कहीं स्टेट में क्या है कि फी में है, स्कूल के फी में जो है वहाँ के जो स्टूडेंट हैं तो उनको कम पैसे लगेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज में, क्या अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है कि दूसरे स्टेट के अगर बच्चे जाते हैं ना, तो उनको 1 साल का जो फी है, मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि 10 लाख है एक स्टूडेंट का, 10 लाख है 1 साल का फी, लेकिन जो उसी स्टेट के रहेंगे तो उनको मात्र 2 लाख देना होगा। प्राइवेट में बात कर रहा हूँ, सरकारी की नहीं बात कर रहा हूँ, सरकारी में तो अलग है ही, मैं प्राइवेट एग्जाम्पल दे, सरकारी में तो और भी है। सरकारी में है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो अगर वहाँ के बच्चों को 5,000 रुपये फ़ी देना है, 10,000 रुपये फ़ी देना है, या 20,000 रुपये साल का देना है, जो बाहर वाले रहेंगे उनको 1.5 लाख देना होगा, 2 लाख देना होगा। ये डिफरेंस है। ठीक है। अब देखें, ये जो स्पेशल प्रोविजन वाली जो बातें मैंने कहीं मेंशन किया था ना, इसको मैंने आर्टिकल पहले बताया था, ये ऐसे रख दिया है। देखो पहले बताया था 371 किसके लिए है, महाराष्ट्र गुजरात, मैं बताऊंगा नहीं अभी। 371 ए नागालैंड, बी असम, सी नीचे आ जाओ मणिपुर, डी ई आंध्रा, डी ई आंध्रा का, ई डी सिर्फ किसका, तेलंगाना, डी ई एफ, एफ सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन है। जब 74 में चोग्याल डायनेस्टी वहाँ यूनियन टेरिटरी, उसको जब स्टेट रूट दिया गया, वो एफ दिया गया उसको, एफ। जी एच आई, जी एच आई कौन सा है, मी आर्ग, मी जो जी एच आई में आपका हो जाएगा, देखो मी आर्ग, मिजोरम अरुणाचल, एंड आर्ग जी फॉर गोवा, जी एच आई ये होगा। देखो आगे गोवा, एंड लास्ट में आता है एक जे आता है प्रोविजन कर्नाटका के लिए। इसमें क्या क्या बातें थी मैंने पहले बोल दिया है, दोबारा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोबारा बोलते रहा तो टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगी। ठीक। ये कुछ नहीं, 371 डी ऐसे यहाँ मेंशन है। इसमें जो मैंने सिविल पोस्ट ये सब बताया था, सिविल कैडर, वहाँ के लोकल लोगों के लिए, वो बातें यहाँ मेंशन है, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। रीड करना चाहो तो ऐसे रीड कर लो, मैं बता चुका हूँ, कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा बड़ा करते रहो। ब्लड या फट गया थोड़ा, ये है देख लो, कोई हर चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें मैं बोलकर अपने आप को टवल और दर्द नहीं देना चाहता मुंह को। चलो या
अब देखें आगे चलते हैं। स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है इन स्टेट में? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में जो है ऐसे कि देखो 243D एंड 243T। डी किसके लिए होगा? पंचायत, और टी किसके लिए होगा? म्यूनसिपालिटी। कैसे? पार्ट 9(9)A है ना मेंशन, 9B। 9 में पंचायती राज, 9B में म्यूनसिपालिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 9C में। उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है? 243 से लेकर 243O। डी कहाँ आ जाएगा? ओ से पहले पंचायती राज, ओ के बाद आता है 243P से लेकर ZG पंचायती राज, सॉरी म्यूनसिपालिटी। ZG के बाद आता है 243, ZG के बाद 243ZT, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो उसके बीच में कहीं ना कहीं आ गया है 243D। देखोगे तो आपका डी आ जाएगा आपका किस में? पंचायती राज। एंड टी 243 से लेकर 243O, 243O के बाद P से लेकर 243ZG, PQRST वो टी में आ गया। वुमेन को रिजर्वेशन है ना, वहाँ वुमेन को रिजर्वेशन कितना बोला गया है? 1/3 बोला गया है, लोकल बॉडी में है। तो ए और प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को फ्री एजुकेशन मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा, मौलिक शिक्षा 6 से 14 साल तक बच्चों को। आर्टिकल 221A इसमें मेंशन है। साथ में किसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा ईयर? 2002 में। तो ये पहले बता चुका हूँ। और फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन है ये कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक आप अपने वार्ड को बच्चों को आप एजुकेशन दोगे। तो ये हुआ कुछ एक्सेप्शन। अब देखें, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST रिगार्डिंग दियर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 15 में आर्टिकल 15 में के तहत इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया। SC/ST एजुकेशनल वीकर सेक्शन रहेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ अलग बेनिफिट मिलेंगे, कुछ अलग सीटें रहेगी। तो वो है उसके लिए 15(5) में। 5 जानने की जरूरत नहीं है, बस 15 में है इससे रिलेटेड, इतना ही जानने की जरूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात रहा। अब रहता नौकरी की बात, तो किस में जाता? 16 में जाता। empowered to make any special provision for advancement of any economically weaker section। जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया उनको जॉब में भी, और एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया। जॉब के लिए रहता था 16 आर्टिकल 16 एंड ये है 15 क्लॉज 6। 15 बस इतना ही, और क्लॉज अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि बाद में आर्टिकल ना बच्चों को, कितने बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, तो क्लॉज के चक्कर में मैं वो और पागल हो जाएंगे। तो क्लॉज याद करने के चक्कर में पता चला कि आर्टिकल ही याद न रहे, तो कम से कम आर्टिकल तो मन में रहे ना। मैं ये नहीं कहता कि ये याद कर लोगे तो घाटे की बात है, वो आपके ऊपर है। तो मैं जनरलाइज में बता रहा हूँ, अगर आप कर लेते तो वेरी गुड। इसमें क्या, अरे जितना ज्ञान ले लो, जितना नॉलेज रख लो, कोई घाटा थोड़ी है उसमें। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, रिटेंशन पावर कितनी है, मेमोरी पावर कितनी है। पता चला कि इतने और करने के चक्कर में वो चीज़ ही नहीं, मेन चीज़ ही भी नहीं याद रहा। अगर आपको वो भी याद रहती है तो उसके अलावा ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ें याद रहती है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें कोई ये नहीं है कि इसको बोला है तो देखना ही नहीं है, नहीं याद ही नहीं करना है, हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले वाली जो मेन चीज़ है वो आपको भूलना नहीं चाहिए। अब देखो पंचायत में वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है उससे जो आर्टिकल है वो मेंशन मैंने किया है 243D। डी हो गया एंड 243T, डी एंड टी। कुछ नहीं, वो जो मेंशन है वो है वही चीज़ जो बोला मैंने, वो यहाँ मेंशन है। अब है देखो 243T।
यहाँ बोला मैंने कुछ और है, यहाँ मैं लिखा हुआ कुछ और है। 243 में देखो मैंने बोला वोमेन को रिजर्वेशन 1/3, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो थोड़ा पढ़ो। मैंने इसको जानबूझ के लिखा दिया है, सीट shall be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the every municipality, and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the, मतलब इसमें कहने का मतलब 243 एक कौन सा है, टी में। देखो 243 टी है, या उससे पहले वाला जो वुमेन वाला है ना, पंचायती वाला, वहाँ वुमेन के रिजर्वेशन के साथ साथ और भी रिजर्वेशन की बात कही गई, वहाँ SC/ST की भी रिजर्वेशन की बात कही गई है। ठीक है, तो ये यहाँ मेंशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये है, इसके अलावा वुमेन वाला रिजर्वेशन दोनों है। उस आर्टिकल में वुमेन का रिजर्वेशन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC/ST के भी रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन की बात कही गई है। वुमेन के लिए 1/3 है, लेकिन SC/ST के लिए इनका पॉपुलेशन जितना रहेगा उस रेशियो में ही इनको सीट के रिजर्वेशन की बात है। 1/3 या 7.5% या 15% वो सीट की बात नहीं है। एक स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ SC/ST को कोई रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया गया ऐसा, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जो है शेड्यूल ट्राइब्स की ही पॉपुलेशन, तो वहाँ रिजर्वेशन वाली ऐसी बातें वहाँ है ही नहीं। एक एक्सेप्शन है, तो शायद पहले बता भी चुका हूँ, हाँ वर्बली में तो मैं बता चुका हूँ। ये तो ऐसे मेंशन है, कुछ नहीं, ये जो मेंशन है अब अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल का जो प्रोविजन है वो चीज़ ही मेंशन है। अब वुमेन वाली बातें यहाँ मेंशन नहीं है, सिर्फ ये SC वाली मेंशन है, जानबूझ के रखा कि आपको रिमाइंड बता दूं कि मैं इसमें दोनों, और इस आर्टिकल में दोनों की रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो ये देखें कहाँ गई बच्ची, ये है, थोड़ा छोटा कर दूं, उनका बोर्ड है राइट टू एजुकेशन के लिए जो था लिखा है, दिख रहा है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल। ये कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, ये बच्ची का आर्टिकल 21 कैपिटल A। देखें अब चला जाए सी में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। आर्टिकल 19 में स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब है ना, उसमें है वो भी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि फुल्ली सबको है। ये पहले भी बताया हूँ, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट, ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट। शेड्यूल ट्राइब्स का क्या इंटरेस्ट रहेगा, उनका डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, वोकेशन, मैनर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सबको प्रोटेक्ट करने का। कहने का मतलब है कि जो मूवमेंट और रहने का, मतलब आने जाने का और रहने का है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में सब लोग कोई भी नहीं जाके रह सकते, उसके लिए परमिशन है, या नहीं जा भी सकते, ताकि उनका जो अपना लैंग्वेज है, उनका जो भाषा है, उनका जो तरीके हैं, उनका जो रीति रिवाज है, प्रथा जो उनके चली आ रही है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ठीक है, और जिस तरीके से रह रहे हैं, उनका रहने का जो तरीका, उसमें कोई आके हस्तक्षेप न करे, उनको इकोनॉमिकली कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उसको बचा कर रखें। वो मासूम लोग, गरीब लोग ये हैं, इन कहने का मतलब कोई दूसरे को इनको, और उनकी नंबर कम है, दूसरे को इजीली वे में उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो इनको बचा कर रखें। उनका जो ये सब कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर, मैनर, वोकेशन, या व्यापार, उनका बिजनेस या उनका व्यवसाय, उसके बारे में से रिलेटेड है, और ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ। अब देखें 2019 में कई बार हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो ख़त्म हुआ, जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया, ठीक है ना, 370 आर्टिकल प्रोविज़न उसको ख़त्म कर दिया गया, वॉबलिश कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था 335A, 35 तक फंडामेंटल राइट है ना, अभी बताया है ना पहले भी, 35A मेंशन था, उसके जरिए जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसमें 370 को मेंशन कर देखो, ये जो बोला ये मेंशन है इसमें। तो 1954 में, 1954 में
ये आर्टिकल ऐड किया गया और उसके साथ 370 को बना ऐड प्रोविज़न देकर 370 के जरिए उसको जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया। वो स्पेशल प्रोविज़न क्या थी इसमें मैं बता रहा हूँ। और 2019 के बाद वो प्रोविज़न सब ख़त्म। फिर भी मैंने बता दिया कि क्या टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेन्स रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, जो फी मांग रहा हूँ, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है।
ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @ओके एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001021620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 00394, सॉरी 000 है, UTIB 0003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।